हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स। आज का सेशन जनरल अवेयरनेस सेक्शन के ऊपर है। जो क्वेश्चंस आईसीसीआर ने अभी एग्जामिनेशन किया था 30 सितंबर को, उसने अपना ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ कर दिया है फ्रेंड्स। तो उसी के बेसिस पर मैं आपके लिए असिस्टेंट के पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि जनरल अवेयरनेस और फाइनेंस अकाउंटिंग जो इनका सिलेबस था, उसके हिसाब से लेके आया हूँ। जो लोग भी आईसीसीआर का एग्ज़ाम दिए हैं और जो लोग भी आगे आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसमें जीके आता है, एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही बेनिफिशियल होगा फ्रेंड्स। पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन नंबर 1 था, हु रोट द बुक फ्रीडम इन एक्साइल। तो फ्रीडम इन एक्साइल बुक किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए सलमान रश्दी, ऑप्शन नंबर बी पीसी पारक, ऑप्शन नंबर सी दलाई लामा, ऑप्शन नंबर डी जैवियर मोरो। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जो कि है दलाई लामा। ठीक है, दलाई लामा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसमें चार ऑप्शंस है, तो चार ऑप्शंस के हिसाब से जो सलमान रश्दी हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्यों? ये एक ब्रिटिश इंडियन जो कि बहुत ही अच्छे राइटर हैं, इनके बहुत ही फेमस बुक्स हैं। तो तीन चार फेमस बुक्स जो इनके हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। ठीक है, पहला इनका फेमस बुक जो है वो है परकोलेशन। परकोलेशन आपको ध्यान रखना है, परकोलेशन। ठीक है, परकोलेशन इन्होंने लिखा था 2018 में। इसके बाद आप इनका अच्छा नॉवेल याद रख सकते हैं, मिडनाइट्स चिल्ड्रन द सैटेनिक वर्सेस। ये मैं बोल दे रहा हूँ, लिखने से ज़्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, तो बस लिख दे रहा हूँ मिडनाइट। ठीक है, मिडनाइट के नाम से इनका एक नॉवेल है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन द सैटेनिक वर्सेस। आप इसको नोट कर लीजिए, सभी एग्जाम्स में ये जीके स्टैटिक जीके बन सकता है, इंपॉर्टेंट बुक्स जो है। इसके बाद देखिए जो ऑप्शन नंबर सी जो इसका आंसर है, दलाई लामा। तो दलाई लामा कौन है? ये 14th दलाई लामा है। ठीक है, 14th दलाई लामा जो कि प्रेजेंट दलाई लामा है। तो इनका अभी 85 ईयर्स ऑफ एज है। ठीक है, और ये बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। ये 6 जुलाई में इनका बर्थ हुआ था। तो ये जो स्टैटिक फैक्ट्स मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आप नोट कर लीजिए। ओके, अब देखिए ये गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी से बहुत इंस्पिरेशन लिया है इन्होंने। ठीक है, और इनका 4-5 बुक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए। पहला बुक लिखिए द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस 1998 में। उसके बाद है द बुक ऑफ जॉय 2016, द बुक ऑफ जॉय। तीसरा बुक फ्रीडम इन एक्साइल 1990, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद चौथा लिखिए बियॉन्ड रिलीजियन एथिक्स फॉर ए होल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये 4-5 बुक आप याद रखिए दलाई लामा से। चलिए चलते हैं अब अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, नॉर्थ कोयल इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ डैश रिवर। तो रिवर्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आया था एग्जाम में। ओके, तो पूछ रहा है कि नॉर्थ कोयल जो है, कोयल का उत्तरी भाग जो है, वो किस रिवर का सहायक नदी है? ठीक है, ऑप्शन ए बोल रहा है मानस, बी बेतवा, सी सोन और डी बारक बराक। तो आंसर हो जाएगा सोन। सोन रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ नॉर्थ कोयल। अब थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। नॉर्थ कोयल जो है वो सोन रिवर से निकलती है, मतलब इसका ओरिजिन कौन सा है नॉर्थ कोयल का? सोन रिवर से ये निकलती है। और ये कहाँ पे जाके कहाँ से निकलती है सोन रिवर? सोन रिवर से ये निकलती है। और सोन रिवर कहाँ से निकलती है? अमरकंटक प्लेट्यू। ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू एक है जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश में है, वहां से निकलती है सोन रिवर और ये जाके गंगा के साथ मिल जाती है। ओके, और 784 किलोमीटर का ये रिवर है। अगला देखिए जो ऑप्शन नंबर ए लिखा है मानस रिवर। मानस रिवर क्या है? ये लार्जेस्ट रिवर है फ्रेंड्स, और ये कहाँ का है? भूटान का। याद रखिए, भूटान का लार्जेस्ट रिवर मानस रिवर है और ये निकलती है हिमालय से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र रिवर का ये ट्रिब्यूटरी है, मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर का ये सहायक नदी है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स क्या है, जो नेशनल पार्क है हमारा मानस नेशनल पार्क आसाम में, उसके हार्ट से होकर, मतलब उसके बीच से होकर ये रिवर गुजरती है। बस यही इसका खास बात है। ओके, और ये 3 जगह में मानस रिवर फ्लो करती है। कहाँ कहाँ फ्लो करती है? इंडिया,
भूटान और नेपाल, ठीक है, सॉरी, इंडिया, भूटान और चाइना, नेपाल नहीं, इंडिया, भूटान और चाइना, इन 3 जगह में मानस नदी बहती है। ओके, तो यही चीज आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है मानस रिवर से। इसके बाद वाला ऑप्शन देखिए, बेतवा। बेतवा जो नदी है, बेतवा नदी भी इंपॉर्टेंट नदी है। ओके, और इसके बाद देखिए, सोन रिवर, तो इसका आंसर है, मैंने बता दिया है। और बाराक रिवर जो है लास्ट में, बाराक रिवर ये है। इसके बारे में देखिए, बराक रिवर जो है ये मणिपुर हिल है ना, मणिपुर हिल, मणिपुर के हिल से ये निकलती है और ये जाके कहाँ पे घुसती है, बांग्लादेश में एंटर करती है। ठीक है, मणिपुर हिल से निकलकर बांग्लादेश में एंटर करती है, और जहाँ पे इसको सुरमा के नाम से जाना जाता है, सुरमा। और इसके बाद ये मेघना, मेघना के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे ये जाके गंगा और ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती है, बराक रिवर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सोल। सोल बुक का ऑथर कौन है, ये पूछ रहा है। ये साहित्य अकादमी अवार्ड 2019 विनर इन तमिल कैटेगरी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, CHO धर्मन। ठीक है, CHO धर्मन इसका आंसर हो जाएगा। ये एक तमिल कैटेगरी के राइटर हैं, जिन्होंने की सूल बुक को लिखा था, और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 2019 से नवाजा गया था। बस यही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक एंटनी एंड क्लियोपात्रा। ठीक है, एंटनी एंड क्लियोपात्रा, इसके ऑथर कौन है। ऑप्शन ए चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन बी जुएल्स वर्न, सी है अलेक्जेंडर ड्यूमस, 4 है विलियम शेक्सपियर। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर। अब देखिए, विलियम शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट बुक्स में बता दे रहा हूँ आपको, आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला बुक है हैमलेट, हैमलेट, ये एक इंपॉर्टेंट बुक है उनका। दूसरा बुक है मैकबेथ। ठीक है, मैकबेथ। इसके बाद है जूलियस सीजर, आप सबने पढ़ा होगा जूलियस सीजर, ये क्लास 10th में आई थिंक ये नॉवेल है, जो कि मतलब एक प्ले राइट है जिसको स्टोरी करके पढ़ाया जाता है। और एक है द टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट। इसके बाद लिखिए फ्रेंड्स, हेनरी, हेनरी 1 वी। उसके बाद है किंग लियर, किंग लियर। उसके बाद है रोमियो जूलियट, इंपॉर्टेंट मैं लिखवा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, रोमियो एंड जूलियट। इसके बाद लिखिए किंग जॉन, किंग जॉन। एक पेपर में आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स सारे बुक्स का नाम। और लास्ट लिखिए द विंटर्स टेल। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें आप याद रख लीजिए, मोटी मोटी किताबें जो कि इंपॉर्टेंट है, फेमस है, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, द चिल्का लेक इज लोकेटेड इन विच रिवर डेल्टा। ए गंगा, बी महानदी, सी कावेरी, डी ताप्ती। तो पूछ रहा है लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जो है इंडिया का, वो कहाँ पे सिचुएटेड है। चिल्का लेक है। आपको इसमें से एक क्वेश्चन पता चल गया कि चिल्का लेक क्या है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, खारे पानी की झील है, तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी। ठीक है, महानदी में है लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, जो कि है चिल्का। अब इस क्वेश्चन में से बहुत स्टैटिक फैक्ट्स बनेगा। देखिए, पहला स्टैटिक फैक्ट्स नोट करते जाइए, लाइन बाय लाइन नोट करते जाइए। ठीक है, लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट, कुछ भी आप बोल सकते हो, फ्रेश वाटर लेक किसका, इंडिया का। ये क्या पूछा है, ये पूछा है सॉल्ट वाटर, मैं बोल रहा हूँ फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट अगर आपको पूछ रहा है इंडिया का, तो उसको, उसका नाम क्या है, वेम, वेम्बनाड। ठीक है, वेम्बनाड लेक, ये कहाँ पे है, केरला में है। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, वेम्बनाड लेक केरला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक अगर पूछेगा आपको, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड लेक, वो कौन सा है, वो है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, जो कि है रिहांद डैम उत्तर प्रदेश में। गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक, जो कि कहाँ पे है, यूपी में है, रिहांद डैम पर है। अगर ये पूछेगा आपको लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। अब अगर आपको पूछेगा वर्ल्ड का, दुनिया का लार्जेस्ट मैनमेड लेक अगर आपको पूछेगा, आंसर क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैनमेड लेक हो जाएगा लेक करीबा।
ठीक है, लेक करीबा हो जाएगा दुनिया का लार्जेस्ट मैनमेड लेक। इसके बाद अगला क्या बन सकता है फ्रेंड्स, और ये कहाँ पे है, ये जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे और जाम्बिया एक जो देश हैं उनके बॉर्डर में ये है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर पूछेगा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय एरिया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक दुनिया का, वर्ल्ड का कौन सा है, लेक मिशिगन, ठीक है, लेक मिशिगन और ह्यूरन, ये दोनों मिलके कंबाइनली बनाते हैं लार्जेस्ट लेक, ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वर्ल्ड का। ओके, याद रहा आपको। पहला पॉइंट देखिए, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया क्या है, वेम्बनाड केरला में है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया चिल्का लेक, ये कि उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा के गंजाम और दया नदी के किनारे है। इसके बाद देखिए, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड अगर पूछेगा, तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड पूछेगा तो क्या हो जाएगा, मिशिगन ह्यूरन हो जाएगा। और लार्जेस्ट मैनमेड लेक इन इंडिया अगर पूछेगा, आर्टिफिशियल लेक, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक यूपी का। और लार्जेस्ट मैनमेड लेक ऑफ द वर्ल्ड अगर पूछेगा तो करीबा लेक, जो कि जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर में है। इतना चीज आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द थीम ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट हेल्ड इन 2019। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट हुआ था 2019 में, उसका थीम इन्होंने पूछा है। तो सीधा सीधा इसका आंसर आपको, अगर आपने पढ़ा होगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उस टाइम का, तो अगर आपने पढ़ा होगा इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि है कनेक्टिंग पीपल बिल्डिंग द फ्यूचर, ठीक है, कनेक्टिंग पीपल बिल्डिंग द फ्यूचर। अब कुछ बात ध्यान रखिए आप, एपेक, एपेक से, एपेक क्या है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, ठीक है। ये क्या है, इसमें 21 देश हैं, 21 देश का मेंबरशिप है। और इसका चेयरपर्सन कौन है, इसके चेयरपर्सन का नाम है मुहिद्दीन यासीन, ठीक है, मुहिद्दीन यासीन, जो कि प्राइम मिनिस्टर है मलेशिया के। ओके, यासीन साहब आप याद रखिए, जो कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, मलेशिया, वो इसके चेयरमैन है। ये 191989 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और इसका जो न्यूज़ था, मतलब ये क्यों एग्जाम में आया, देखिए 2019 में इसको चिली, चिली जो देश है उसका कैपिटल है सैंटियागो, चिली, तो वहाँ पे ये आयोजित करवा जाने वाला था, ठीक है, वहाँ पे ये होस्ट होने वाला था, लेकिन ये कैंसिल हो गया कुछ प्रोटेस्ट के लिए, स्ट्राइक के लिए ये कैंसिल हो गया। और ये 2020 को पोस्टपोन कर दिया गया मलेशिया में, मलेशिया के कुआलालंपुर जो कि कैपिटल है वहाँ पे होना है ये 2020 में, ठीक है। और इसीलिए ये क्वेश्चन बन के आया है फ्रेंड्स। और इसीलिए तो इसके चेयरपर्सन कौन है, प्राइम मिनिस्टर जो कि मलेशिया के हैं, उनका नाम क्या है, मुहिद्दीन यासीन, ठीक है, मुहिद्दीन यासीन। बस यही चीज है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज। तो ये आपका आ गया जनरल अकाउंटिंग का क्वेश्चन। मैंने आपको, जो भी आईसीसीआर के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, मैंने आपको जनरल अकाउंटिंग से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा नोट्स प्रोवाइड किया था फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने उस नोट्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप इजीली कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 चीज है हमारे पास। पूछ रहा क्या है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस मतलब जो हम विज्ञापन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं कुछ, कोई भी चीज का, ठीक है, कोई भी चीज का अगर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए जब भी हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसमें कुछ खर्च, कुछ एक्सपेंसेस होता है, कुछ हम मतलब पैसा स्पेंड करते हैं, तो उसी को बोला जाता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो पूछ रहा है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किसके अंडर में आएगा। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है या डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, बी बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, या इसके बाद वो बोल रहा है क्या, सी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, या फिर सेलिंग ओवरहेड। तो ये 4 जो टर्म है इसका मैं आपको पहले मीनिंग समझा देता हूँ, ये क्या बोलना चाहता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, पहला है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो कि आप डायरेक्टली सेल कर रहे हो, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दे दे रहा हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल में आपका आ जाएगा रॉ मटेरियल्स। मान लीजिए किसी भी, कोई भी काम को आप स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई कंपनी कर रहा है, ठीक है, या फिर आप किसी चीज़ को खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो पहला जो रॉ मटेरियल्स आप खरीदेंगे
या फिर किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करेंगे या जो लेबर का कॉस्ट लगेगा डायरेक्टली, वो सब चीज़ किस में आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंस का मीनिंग आप अगर समझना चाहते हैं थोड़ा देसी भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में बोल दे रहा हूँ, ये वो एक्सपेंसेस होता है जो कि कोई बिजनेस बिजनेस पर्पस के लिए किया जाता है। ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए किया जाता है, अ, और किसी चीज में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मतलब देखिए, अगर मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में मान लीजिए आपका घर का कोई चीज खराब हो गया है, मान लीजिए आपके घर में जो कंप्यूटर है, सिस्टम है, वो खराब हो गया है। ठीक है, और वो चीज आपके बिजनेस में उसका इन्वॉल्वमेंट है, मतलब आपके बिजनेस के लिए कंप्यूटर का ज़रूरत है, कंप्यूटर यूटिलाइज हो रहा है, मतलब कंप्यूटर का यूज़ है। अगर यूज़ है, अगर वो कंप्यूटर आपका ख़राब हुआ है तो उसमें जो खर्च आप करेंगे तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में आएगा। लेकिन मान लीजिए कंप्यूटर का कोई यूज़ नहीं है आपके बिजनेस में और ख़राब हो गया है, तो आप उसको अपना बिजनेस, जो भी पैसा से आप उसको सही करवाएंगे, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अकाउंट में उसको नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस का पार्ट नहीं है। सीधा सीधा मतलब यही है, आपके बिजनेस का पार्ट अगर कोई है, उसके लिए आप खर्च कर रहे हो, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में आएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं होप कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अगला देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कोई भी चीज अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन कर रहे हैं, तो उसमें जो भी खर्चा लगता है, जो भी पैसा खर्च होता है, कुछ भी होता है, तो उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो चीज़ आएंगे, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, क्या है, लेबर कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, लेबर कॉस्ट लगता है ना प्रोडक्शन करने के लिए, वही रॉ मटेरियल्स भी लगता है, वो भी आ जाएगा। ठीक है, सप्लाईज वगैरह सब आप ले सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। इसके बाद देखिए, अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मतलब जब हम किसी को प्रोडक्शन करते हैं कोई भी चीज का, मान लीजिए आप एग्जांपल ले लीजिए एक पेन कंपनी का, तो पेन कंपनी ने अपना पेन को प्रोडक्शन किया, उसका मैन्युफैक्चरिंग किया, उसके बाद उसको क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सब हो गया, फिनिशिंग हो गया, पूरा अच्छे से पेन तैयार हो गया आपका। अब पेन तैयार होने के बाद उसको कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन तो करना पड़ेगा ना, आपको कहीं पे बेचना पड़ेगा, मतलब उसके सेल के लिए। मान लीजिए उसको कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, आपको किसी जगह में करवाना है, उस जगह में उसका रिटेलर शॉप है या फिर उसका होलसेल दुकान है, वहाँ पे उसको आपको ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो उसके लिए कुछ खर्चा आपका लगेगा। ठीक है, उसको डिलीवर करने के लिए प्रोडक्ट को, तो वही चीज को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओवरहेड मतलब क्या है, एक्स्ट्रा जो चार्ज लगता है, एक्स्ट्रा जो कॉस्ट लगता है। देखिए, आपका प्रोडक्शन के लिए आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपने सुना होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो कि पहला इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, जो कि आपके बिजनेस में काम आता है। ठीक है, और आपके बिजनेस को फाइनली जब आप सब खत्म कर लेते हैं, फिनिशिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा खर्च लगता है उसको बोला जाता है ओवरहेड। तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मतलब जो भी आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, पोस्टेज करते हैं, पैकेजिंग करते हैं और यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, वो आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंडर में। अब लास्ट वाला देखिए, लास्ट ऑप्शन है सेलिंग ओवरहेड्स, जो कि इसका आंसर है। ठीक है, तो सेलिंग ओवरहेड्स क्या बोलता है, जब भी सेलिंग की एक्टिविटीज होता है, मतलब जब भी बेचने का कारोबार चलता है, कोई भी कंपनी अपने सामान को बेचती है, तो उस टाइम पे जो भी एक्सपेंस, मतलब जो भी खर्चा वगैरह आता है कंपनी को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को, किसी को भी, कंपनी का मैं उदाहरण लेके चल रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आए ताकि इजीली, इसीलिए तो उस टाइम पे जो भी खर्चा वगैरह होता है उसको हम बोलते हैं सेलिंग ओवरहेड्स। ठीक है, सेलिंग के टाइम में जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है। तो देखिए, अब अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, यहाँ इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आपको, एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, तो एडवर्टाइजिंग जो करते हैं आप बेचने के टाइम पे ही एडवर्टाइजमेंट होता है ना। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, एक मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट है, मार्केटिंग करते हैं, तो वो लोग कभी कभी उनको, मतलब स्टार्टिंग में जब वो लोग ज्वाइन करते हैं कंपनी को, तो उनको दिया जाता है एक टारगेट कि आप ये सामान लीजिए और इसको बेच के आइए। ठीक है, घर घर घूमिए या फिर कहीं पे भी जाइए, आपका टारगेट है इतना आपको बेचना है आज। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, जाते हैं और बेचते हैं अपना सामान। जब वो बेचने के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे उनका कुछ खर्चा तो होता होगा ना अपना, तो उस टाइम पे जो खर्चा होता है, या फिर वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपने सामान को, वहाँ पे जाके शोकेस कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हाँ लीजिए, इसमें ये फायदा है, बेनिफिट्स है, ये सब वगैरह बता रहे हैं, तो उस टाइम पे जो उनका खर्चा वगैरह आएगा उसको बोला जाता है सेलिंग ओवरहेड्स। तो इसीलिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को हम सेलिंग ओवरहेड्स में कैटेगराइज करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है सेलिंग ओवरहेड्स। ओके, तो चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या बोल रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स द फेमस पर्सनैलिटी कैलाश सत्यार्थी गॉट द नोबेल प्राइज? तो कैलाश सत्यार्थी नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में इनको मिला है? इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जो कि है पीस। ठीक है, पीस के लिए इनको 2014 में नोबेल प्राइज मिला था। अब मैं आपको बोल दे रहा हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है नोबेल प्राइज से। जो इंपॉर्टेंट क्या है, अभी फिलहाल में नोबेल प्राइज किन किन लोगों को मिला है, देखिए 2019 में, 2019 में नोबेल प्राइज, पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन के फील्ड में जो 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, बस इनका नाम आपको याद रखना है, किन किन लोगों को मिला है। पहला नाम याद रखिए, मेडिसिन में पहला नाम है विलियम जी केलिन। ठीक है, तो विलियम विलियम आप याद रखिए, विलियम, इनको मिला है। इसके बाद मिला है पीटर रैटक्लिफ। ठीक है, पीटर, सर पीटर रैटक्लिफ, ये दूसरे व्यक्ति हैं जिनको मेडिसिन पे मिला है। और तीसरे हैं जी एल सेमेंजा। ठीक है, जी एल सेमेंजा, ये 3 लोग हैं जिनको मेडिसिन में इस बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और पीस में इस बार किसको दिया गया है? अब्बी अहमद अली। ठीक है, अब्बी अहमद अली, इनको पीस में नोबेल प्राइज दिया गया है 2019। ये तो 2014 का है, तो 2019 में अब्बी अहमद अली, ठीक है, अब्बी अहमद अली लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। अब देखिए तीसरा ऑप्शन है फिजिक्स। फिजिक्स के लिए जो 3 नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं वो आप अच्छे से नोट कर लीजिए कौन कौन है। पहला जो है, इनका नाम है जेम्स पीपल्स। ठीक है, जेम्स पीपल्स। इसके बाद दूसरा नाम है माइकल मेयर। ठीक है, माइकल मेयर। और इसके बाद है फ्रेंड्स, जो तीसरे व्यक्ति हैं उनका नाम है दिदियर क्विलोज। ठीक है, दिदियर क्विलोज। ठीक है, ये 3 लोगों को मिला है फिजिक्स में। इसके बाद देखिए, इसके बाद लिटरेचर दिया है ऑप्शन में। तो लिटरेचर के लिए इस बार जो दिया गया था, ये पीटर हैंडके को दिया गया था, 2019 में दिया गया था पीटर हैंडके। ठीक है, पीटर हैंडके। और ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए आप याद रखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये दोनों आप याद रखिए। केमिस्ट्री में है, आप लिख नोट कर लीजिए, गुड एनफ। ठीक है, बस जॉन बी गुड एनफ, तो शॉर्ट में लिख लीजिए गुड एनफ। ठीक है, गुड एनफ, ये है। उसके बाद है स्टैनले। मैं शॉर्ट मतलब एक ही नाम बोल रहा हूँ, लंबा नाम है, लेकिन आप छोटा सा नाम याद रखिए, आपको एग्जाम में याद करने के लिए इजी रहेगा। इसके बाद है अकीरा। ठीक है, ये तीनों है केमिस्ट्री में, ये तीनों है केमिस्ट्री में। ठीक है, और इसके बाद देखिए अगला क्या है, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मेडिसिन हो गया, लिटरेचर हो गया, पीस हो गया। अब देखिए इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 3 लोगों को मिला है। पहले हैं अभिजीत बैनर्जी। ठीक है, अभिजीत बैनर्जी। इसके बाद है एस्टर डफलो, और है माइकल क्रेमर। ठीक है, माइकल क्रेमर, ये 3 है इकोनॉमिक्स में। आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है। आप अपने कॉपी में अच्छे से इन तीनों को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है नोबेल प्राइज के ऊपर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द लार्जेस्ट क्वांटिटीज ऑफ थोरियम आर फाउंड इन इंडिया? तो ये थोरियम जो मिनरल है, इस ये कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा पाया जाता है? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, बी गुजरात, सी केरला, डी हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केरला। इसमें से मैं भी कुछ लाया हूँ आपके लिए स्टैटिक पॉइंट्स, जो आप नोट कर लीजिए। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं इंडिया में, हर हर जगह में, हर राज्य में पाए जाते हैं स्टेट में, तो उनका नाम आप नोट कर लीजिए। एक साइड एक कॉलम बनाइए जिसमें लिखिए मिनरल का नाम। ठीक है, और दूसरा कॉलम बनाइए स्टेट्स, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। ठीक है, बस। तो पहला लिखिए बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर है। ठीक है, एल्यूमिनियम, तो ये पाया जाता है आपका उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, ठीक है, और छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, बॉक्साइट तो बेसिकली ज़्यादा पाया जाता है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और झारखंड में। ठीक है, इसके बाद लिखिए
क्रोमाइट, क्रोमाइट कहाँ पे पाया जाता है? कटक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और कर्नाटका, महाराष्ट्र, झारखंड में भी ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए कॉपर। कॉपर कहाँ कहाँ मिलता है फ्रेंड्स? झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, कॉपर। अगला लिखिए गोल्ड। गोल्ड मिलता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। इसके बाद लिखिए डायमंड। डायमंड भी मिलता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। अगला लिखिए आयरन ओर। आयरन कहाँ पे मिलेगा फ्रेंड्स? छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड, उड़ीसा। ठीक है, ये है डायमंड का, सॉरी आयरन का। डायमंड का है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। ओके, तो ये कुछ कुछ हैं जो कि आप इंपॉर्टेंट ओर्स हैं जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज गिवन फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस अवार्ड को दर्जा दिया गया है स्पोर्ट्स के फील्ड में? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ध्यानचंद अवार्ड। अब ये चार जो अवार्ड लिखा है चारों ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड है फ्रेंड्स। पहला अवार्ड है द्रोणाचार्य अवार्ड, जो कि दिया जाता है कोचेस को, जो ठीक है, जो कि कोच होते हैं हर गेम में, कोच होते हैं, ट्रेनर होते हैं, उनको दिया गया है। गुरु द्रोण का नाम आपने सुना होगा महाभारत में, तो उन्हीं के नाम पर ये अवार्ड रखा गया है, द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, अब ये तो बहुत लोगों को मिला है, इतना आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, 2020 में ये 5 लोगों को मिला है, फिर भी मैं नाम बोल दे रहा हूँ। देखिए सेबास्टियन, जूडे सेबास्टियन हॉकी के लिए इनको मिला है। योगेश मालवीय मलखम्ब के लिए इनको मिला है। जसपाल राणा को मिला है शूटिंग के लिए। कुलदीप कुमार को मिला है वुशु, एक गेम है वुशु, उसके लिए। और गौरव खन्ना को मिला है बैडमिंटन के लिए। ठीक है, ये द्रोणाचार्य अवार्ड है। इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है ध्यानचंद अवार्ड। अब ध्यानचंद अवार्ड, इसको ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्पोर्ट्स और गेम्स में बोला जाता है। ये ध्यानचंद के नाम पर है, जो कि मेजर ध्यानचंद थे, हॉकी के जादूगर इनको कहा गया था, इनको बोला जाता है हॉकी के जादूगर। ठीक है, इन्होंने 1926 से लेकर 1948 तक बहुत सारे गोल्ड मेडल हमको हॉकी में लाकर दिए थे ओलंपिक में। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। और इनका जन्म हुआ था 1905 में फ्रेंड्स, 1905 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिए। हाँ, ध्यानचंद अवार्ड बहुत कम लोगों को मिलता है फ्रेंड्स, 2-3 लोगों को ही मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है ये भी स्पोर्ट्स के फील्ड में ही दिया जाता है। अब ये क्या है? ये है हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर इन इंडिया। देखिए अगर आपको पूछेगा लाइफ टाइम के कैटेगरी में, तो लाइफ टाइम के कैटेगरी में हो जाएगा ध्यानचंद अवार्ड। अगर आपको पूछेगा हाईएस्ट ऑनर, हाईएस्ट ऑनर मतलब सबसे ज्यादा सम्मानित अवार्ड, तो हो जाएगा राजीव गांधी। याद रखिए, कंफ्यूज मत होना, लाइफ टाइम अचीवमेंट में हो जाएगा ध्यानचंद, और अगर आपको पूछेगा हाईएस्ट ऑनर इन स्पोर्ट्स तो हो जाएगा राजीव गांधी। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंड्स, और याद रखिए इसमें से ये 1991 और 92 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है ये 2020 के लिए आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रोहित शर्मा जो है 5 जिन लोगों को मिला है मैं बोल दे रहा हूँ। पहले है रोहित शर्मा, क्रिकेट से जुड़े हुए हैं ये। उसके बाद है मरियप्पन थंगवेलु। ठीक है, मरियप्पन थंगवेलु। इसके बाद है मनिका बात्रा। ठीक है, मनिका बात्रा। इसके बाद है फ्रेंड्स विनेश फोगाट, विनेश फोगाट। और इसके बाद है रानी रामपाल, जो कि हमारी हॉकी टीम के कैप्टन है। ओके, ये 5 लोगों को मिला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 के लिए, 2020 के लिए। अगला देखिए, अगला ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड भी वही आपको दिया जाता है स्पोर्ट्स के कैटेगरी में, और बहुत लोगों को मिला है। आप कुछ इंपॉर्टेंट नाम याद रख लीजिए, जैसे कि दीप्ति शर्मा, ये क्रिकेटर हैं, इंडियन वुमेन टीम्स की क्रिकेटर हैं दीप्ति शर्मा। उसके बाद है ईशांत शर्मा, ये क्रिकेटर हैं इंडियन मेल टीम के। इसके बाद है दिव्या काकरान, ये रेसलर हैं, फीमेल रेसलर। नेक्स्ट द्विती चंद, द्विती चंद एथलेटिक्स हैं, फीमेल के, इनको मिला है। मन्नू भाकर, ये शूटिंग है, शूटिंग करते हैं। ठीक है, मन्नू भाकर फीमेल शूटर। इसके बाद सौरभ चौधरी मेल शूटर, शूटिंग करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे जो कि अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये स्टैटिक जी के पूछ लिया है, आपको करेंसी से पूछ लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, पीसो, डॉलर, दिरहाम और रियाल। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जो कि है दिरहाम, ठीक है। दिरहाम है यूएई का ऑफिशियल करेंसी। अब देखिए मैंने कुछ स्टैटिक पॉइंट्स आपके लिए इंक्लूड किया है इसमें, जैसे कि जो जो चार आपको ऑप्शन मिल रहा है। पहला ऑप्शन है पीसो, ये बहुत सारे कंट्री का ये क्या है, करेंसी है। डॉलर, रियाल। अब देखिए पहले हम देखते हैं डॉलर। डॉलर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए डॉलर किन किन देशों का करेंसी है, आप बस नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। वीडियो को बीच बीच में पॉज कीजिए और मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए एक अपने कॉपी में, ओके। तो देखिए डॉलर जो है वो एंटीगुआ एंड बारबुडा, आपको पता होगा जो कैरेबियन आइलैंड है, वेस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज में एक एंटीगुआ एंड बरबुडा करके एक आइलैंड कंट्री है, तो उसका करेंसी डॉलर है, ओके। पहला देश। दूसरा देश है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी डॉलर चलता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। उसके बाद है बहामास, ठीक है, बहामास। फिर है बारबाडोस, ये भी कैरिबियन आइलैंड में है, वेस्ट इंडीज के करीब ही एक देश है, ओके। बारबाडोस, यहाँ पे भी चलता है डॉलर। इसके बाद देखिए बरमूडा, ब्रुनेई, आप नोट कर लीजिए बस, बरमूडा, ब्रुनेई, कनाडा। उसके बाद है फ्रेंड्स ईस्ट तिमोर, ठीक है, इक्वाडोर, अल साल्वाडोर, फिजी, ग्रेनाडा, गयाना, हांगकांग और जमाइका भी है, जमाइका। इसके बाद है फ्रेंड्स यूएसए, तो आपको पता ही है यूएसए का डॉलर, ओके। नामीबिया, नाउरू, फिर है न्यूजीलैंड, पलाऊ, ठीक है, सेंट लुसिया। अगला है सिंगापुर, सिंगापुर में भी डॉलर चलता है। उसके बाद है सोलोमन आइलैंड्स, ठीक है, सोलोमन आइलैंड्स, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। इसके बाद है ताइवान, ठीक है, ताइवान में भी चलता है। फिर है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, त्रिनिदाद एंड टोबैगो भी कैरिबियन वेस्ट इंडीज का एक आइलैंड है, ओके। और जिम्बाब्वे, लास्ट कंट्री लिख लीजिए जिम्बाब्वे, ठीक है। ये सब कंट्री हैं जो कि डॉलर वाले हैं। अब देखते हैं पहला ऑप्शन जो कि है पीसो। पीसो का नोट कर लीजिए। पीसो का है पहला अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, मेक्सिको, फिलीपींस, उरुग्वे, ठीक है। ये सब है आपके पीसो के। अब देखिए दिरहाम जो कि आंसर है इसका, इसमें है आपका मोरक्को, वेस्टर्न सहारा और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तीन ही देश हैं, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, ठीक है। अब देखिए रियाल, रियाल में है आपका ईरान, ओमान और येमेन, ठीक है। ये तीन देश हैं जो कि रियाल करेंसी वाले हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन करेंसी से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, चलते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, ये एक स्कीम से उन लोगों ने पूछ लिया है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, रिसेंटली इन जून 2020 साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज, ये एक चैलेंज था जो कि इज लॉन्च्ड अंडर विच फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ इंडिया, कौन से फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत ये साइकिल्स फॉर चैलेंज लॉन्च किया गया था। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्मार्ट सिटीज मिशन, ठीक है। स्मार्ट सिटीज मिशन के अंडर में साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज लॉन्च किया गया था, ठीक है। कोविड-19 के टाइम पर सपोर्ट और असिस्टेंस देने के लिए सिटीजन्स लोगों को ये लॉन्च किया गया था, ओके। साइकिल्स फॉर चेंज और स्मार्ट सिटीज मिशन जो है, ये जो अर्बन हमारे देश है ना, शहरी इलाका है, उसको उसको इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए, स्मार्ट सिटीज तैयार करने के लिए और स्मार्ट सिटीज डेवलपमेंट के लिए ये मिशन किया गया था, ओके। और फ्रेंडली और सस्टेनेबल 2015 में ये लॉन्च किया गया था। स्मार्ट सिटीज मिशन 2015 में लॉन्च किया गया था अर्बन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट के लिए, जिसके अंडर स्मार्ट सिटीज तैयार किया गया है, मतलब किया जा रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में ये है, ओके। और इसके कौन है आपके मिनिस्टर, हरदीप सिंह पुरी साहब, ठीक है, हरदीप सिंह पुरी। इसके बाद देखिए ये सब मिशंस वगैरह हैं, इन सबको आप नोट कर सकते हैं और इनके बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स जो भी है नेट में आप सर्च कर लेना, ओके। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जो है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13,
देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, ये सिंपल कंप्यूटर फंडामेंटल से क्वेश्चन पूछ लिया फ्रेंड्स। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। स्टोरेज डिवाइस मतलब जिसमें हम कुछ स्टोर करते हैं, मेमोरी वगैरह होता है, उसको बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। अब देखिए, आपको ऐसे साधारण अगर कोई नहीं पढ़ा होगा उसको भी पता चल जाएगा। पेन ड्राइव वगैरह में हम क्या करते हैं, फाइल्स वगैरह सेव करते हैं, सेव करके रखते हैं, स्टोर करते हैं, पिक्चर वगैरह, मूवीज, ठीक है, कुछ भी स्टोर करते हैं तो पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा। इसके बाद देखिए मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड तो वैसे ही मेमोरी आपको दिख रहा है नाम में, तो मोबाइल में मोबाइल वगैरह में मेमोरी कार्ड होता है, तो मेमोरी में क्या स्टोरेज होता है। हार्ड डिस्क भी होता है, आपको पता है हार्ड डिस्क ज़्यादा बड़ा बड़ा फाइल्स को स्टोर करने के लिए, लार्ज फाइल्स हम स्टोर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सब सेकेंडरी डिवाइस है हमारे, ठीक है। तो इसमें देखिए स्कैनर है। स्कैनर क्या है, स्कैनर बेसिकली एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम इनपुट देते हैं, क्या, कुछ फाइल्स वगैरह देते हैं, उसको स्कैन करके वो सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर देता है। तो ये एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस ये नहीं है, ये एक बस इनपुट आउटपुट डिवाइस है जो कि स्कैन्ड आउटपुट हमको देता है। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वाज प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम। देखिए स्कीम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है प्रधानमंत्री जन धन योजना जो स्कीम है वो कब लॉन्च किया गया था। आंसर हो जाएगा 2014 में। हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी साहब ने इसको 2014 में लॉन्च किया था। ओके, ये स्कीम बेसिकली किस लिए था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम था जिसका कि एम था टू एक्सपैंड अफोर्डेबल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज बैंक अकाउंट्स, रिमिटेंसेस, क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड पेंशंस। तो जो हमारे मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ठीक है, जैसे कि बैंक अकाउंट हुआ या फिर क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सब वगैरह, इन सब चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देना था, इनको इनके बारे में अवेयरनेस फैलाना इस प्रोग्राम का मूल उद्देश्य था, ठीक है, एम था। 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड प्रधानमंत्री श्रम योगी धन, ठीक है। ये भी एक स्कीम से रिलेटेड है, प्रधानमंत्री श्रम योगी धन। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर श्रम योगी आपको दिख रहा है, पता चल रहा होगा, श्रम योगी, श्रम मतलब क्या है, श्रम कौन करते हैं, लेबर लोग करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ओके। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में लॉन्च किया था। कब लॉन्च हुआ था, 2019 में लॉन्च हुआ था। जितने भी हमारे लेबर ग्रुप के लोग हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर के ग्रुप हैं, लोग हैं, उनके लिए जो कि मिनिमम 18 साल के एज से लेकर 40 साल के एज तक हैं, उनके लिए एक लोन स्कीम लॉन्च किया गया था। ओके, तो इसी को बोला जाता है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, ठीक। इसके आगे के क्वेश्चंस आपको फ्रेंड्स अगले पार्ट में मिलेगा, जो कि इसके पार्ट 2 होगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में प्रेस करके आप उस वीडियो को चेक कर लीजिए। लंबा हो रहा है वीडियो थोड़ा, इसलिए इसके अगले पार्ट में करते हैं। थैंक यू।